आज मैं आपके सामने भू संसाधन तथा कृषि अध्याय 5 पर व्याख्यान दे रही हूँ और तथा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि भू संसाधन क्या है तथा हमारे भारत में कृषि के कितने प्रकार हैं और किस तरह से यह हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही है। अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं ये बताना उचित समझती हूँ कि हमारे यहाँ की परीक्षा में कुछ बहुविकल्पीय होते हैं प्रश्न, कुछ 30 शब्द के उत्तर चाहने वाले प्रश्न होते हैं, कुछ प्रश्न 150 शब्दों के उत्तर चाहते हैं। तो मैं अपना जो पाठ है वह इसी तरह से कर रही हूँ। सबसे पहले हम ये जान लें कि भू संसाधन के उपयोग को हम किस तरीके से देख सकते हैं। हमने पुरानी कक्षा 10 में के सामाजिक विज्ञान में ये पढ़ चुके हैं कि भू संसाधन का रखरखाव 2 क्षेत्र करते हैं। एक भू राजस्व विभाग जो भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है, अर्थात ये कुल प्रतिवेदन क्षेत्र के बराबर होता है जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न होता है, और भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारत की प्रशासनिक इकाई भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर आधारित है, जो कि मानचित्र बनाते हैं और मानचित्र के द्वारा ये निर्धारित करते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज है, कहाँ पर पर्वत हैं, कहाँ पर नदियाँ बह रही हैं, कहाँ पर मरुस्थल है, कहाँ पर पहाड़ हैं, कहाँ पर किस तरीके से उसका सीमांकन किया गया है। किंतु भू राजस्व, जहाँ से कि राजस्व की उगाही होती है, प्राप्ति होती है सरकार को, वो विभाग अलग है और वो भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ पर किस तरह से हो रहा है इसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो दोनों ही चीज़ें अलग हैं, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। तो भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफलों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित है, जो कि कम या अधिक हो सकता है। अर्थात आज को वहाँ पर कोई उद्योग धंधे या कल कारखाने लगे हुए हैं, हो सकता है 10 साल बाद वो बंद हो जाए, तो वो क्षेत्र फिर से भू राजस्व के अभिलेखों से मिटाया जा सकता है। किंतु भौगोलिक क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधार पर है और ये स्थायी है। भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण 9 प्रकार से है, जिसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पहला क्षेत्र है वनों के अधीन क्षेत्र। वनों के अधीन क्षेत्र, दूसरा है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, तीसरा है बंजर व व्यर्थ भूमि, चौथा है स्थायी चारागाह क्षेत्र, पांचवा है विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत का क्षेत्र, छठा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, सातवां है वर्तमान पड़ती भूमि, आठवां पुरातन पड़ती भूमि, निवल बोया क्षेत्र। निवल बोया क्षेत्र आप जानते ही हैं, जिसमें निरंतर खेती होती रहती है। तो वनों के अधीन क्षेत्र वह हैं जो ये भी 2 प्रकार के हैं, वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र। दोनों अलग अलग आते हैं। वर्गीकृत क्षेत्र सरकार द्वारा क्षेत्र का सीमांकन किया जाता है जहां वन विकसित हो सकते हैं, और भू राजस्व अभिलेखों में इसी परिभाषा को अपनाया गया है। इस प्रकार से संवर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज हो सकती है। वर्गीकृत वन क्षेत्र और वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों पृथक पृथक माने गए हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां पे वास्तविक रूप से वन पाए ही जाएंगे। अर्थात
हो सकता है पेड़ लगाए गए हों और वो गिर गए हों आंधी तूफान में, तो ये नहीं है कि वहाँ पे वृद्धि दिखाई जा रही है। दूसरा, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, जैसे सड़कें बनाना, कल कारखाने लगाना, स्कूल, उद्यान, चारागृह और तालाब, ग्रामीण और शहरी बस्तियों का, अंचलों का निर्माण करना, कस्बों का, ये सब जो है वो सब गैर कार्य कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि आती है। द्वितीयक व तृतीयक कार्यकलापों में वृद्धि से इस संवर्ग में के भू उपयोग में वृद्धि होती है कि कौन सी जगह पर कौन सी बिल्डिंग या इमारत बनाई जा रही है, या कहाँ पर तालाब होने जा रहे हैं, कहाँ पर किसका उपयोग हो रहा है। तीसरा है बंजर व व्यर्थ भूमि। यह भूमि जो तकनीकों के आधार पर और अच्छे गुणवत्ता युक्त बीजों, खादों के आधार पर भी कृषि योग्य भूमि नहीं बनाई जा सकती, वो बंजर और व्यर्थ भूमि होती है। यह पहाड़ पर भी हो सकती है, जैसे लद्दाख में भी मरुस्थल हैं, तो राजस्थान में भी मरुस्थल हैं, और बहुत सारा मरुस्थल भूमि वहाँ पर भी हो गई है, या व्यर्थ बंजर भूमि हो रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खादों का उपयोग हो गया था, तो वो भी अब इसके अंतर्गत आने लगी है। और जहाँ पे गड्ढे हैं, जहाँ पे पत्थर आदि हैं, पथरीली ज़मीन है, वो भी कृषि अयोग्य भूमि है, उसे व्यर्थ भूमि ये कही जाती है। चौथा है स्थायी चारागाह क्षेत्र। इस प्रकार की अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। यह भूमि, ये कभी-कभी छोटा-सा भाग भी निजी स्वामित्व में होता है, जिसे लोग आज की भाषा में फार्म हाउस कह देते हैं, जो अपना स्थान अपना बना लेते हैं, छोटा-सा परकोटा जैसा खींच के और बाउंड्री लगा के या सीमांकन करके, और वो अपना उसमें अपने पेड़ पौधे उगाते हैं अपने पशुओं के लिए। और ज़्यादातर सरकार के क्षेत्र में होता है तो साझा संपत्ति संसाधन माना जाता है। फिर विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, तो इस संवर्ग में वह भूमि सम्मिलित है जहाँ पर उद्यान व फलदार वृक्ष होते हैं। इस प्रकार की भूमि ज़्यादातर निजी स्वामित्व होती हैं, तो हम सब लोग जाते हैं, जैसे चाय के बागान हैं, सेब के बाग हैं, आम अमरूद के बाग हैं, केले के बाग हैं, महाराष्ट्र में अंगूर की खेती की जाती है, तो वहाँ के जो उद्यान या फलदार वृक्षों के बगीचे हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जहाँ पर पिछले 5 साल या अधिक समय तक वहाँ पर कृषि नहीं हुई हो, किंतु इस भूमि को तकनीकों के द्वारा अच्छे बीजों और खादों के द्वारा इसके सुधार किया जा सकता है, वह कृषि योग्य भूमि होती है। मगर ये व्यर्थ भूमि थी, मगर कृषि योग्य बना ली गई थी। और फिर है वर्तमान पड़ती भूमि, तो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय पर इसमें खेती बाड़ी नहीं हो, कृषि रहित हुई हो। ये हमारे यहाँ भारत में सांस्कृतिक इसका चलन है। इससे लोगों का मानना है, किसानों का मानना है कि इससे भूमि की गुणवत्ता और उर्वरकता शक्ति बनी रहती है, और इसलिए इसको किसान लोग अपनाते हैं। और 8वीं है पुरातन पड़ती भूमि। यह भूमि कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक इस पर खेती या कृषि रहित होती है। हो सकता है कि किसान की कोई मजबूरी हुई हो तो वो उसमें खेती नहीं कर रहा हो, तो इस कारण से भी इस भूमि पर पैदाइश नहीं होती। अगर इस भूभाग पर 5 से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इस कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में सम्मिलित कर दिया जाता है, अर्थात इसको फिर से प्रौद्योगिकी खादों के द्वारा फिर से इसको विकसित किया जाता है और खेती बाड़ी करने लग जाती है। फिर आखिरी है निवल बोया क्षेत्र, जो जिस पे हर समय फसलें उगाई व काटी जाती हैं, अर्थात तीनों तरीके की फसलें, रबी, खरीफ और जायद की फसलें इसमें ली जाती हैं, वह निवल बोया क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरीके से हमने पिछले 10वीं कक्षा में जो सामाजिक विज्ञान की किताबों में पुस्तकों में पढ़ा था, वो हमने यहाँ पर दोबारा से
समझा है कि भू राजस्व अभिलेखों में जो 9 प्रकार की क्षेत्र हैं वो इस प्रकार से रखे गए हैं।